हेलो हेलो हेलो। तो बच्चों चल रही है वेक्टर की सीरीज़। इस वेक्टर की सीरीज़ में आपको एक एक करके सिखा रहे हैं कि कैसे वेक्टर के कंपोनेंट्स किए जाते हैं, कैसे वेक्टर को ऐड किया जाता है। अभी इसमें हम कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल सीखने वाले हैं। कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल कैसे, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में और आपसे पूछ लेते हैं कि इस ब्लॉक के नीचे गिरने का एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको चलाने के लिए वेक्टर के लॉस चाहिए। इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये थीटा हो जाता है तो फिर ये हो जाता है mg sin थीटा। और बच्चों इतना टिपिकल नहीं है, फर्स्ट आपको इसके लॉस पता होने चाहिए, इसके नियम पता होने चाहिए कि ये वेक्टर चलता कैसे है। अभी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैं बार बार वेक्टर का नाम ले रहा हूँ। आपके पास एंगुलर मोमेंटम, एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करके कई सारी कंडीशन आएंगी। वहाँ पर आपको कंडीशंस को पार करना है, कैसे? नियम के आधार पर। तो नियम पता होंगे, लॉस पता होंगे, तब आप इसको कर पाएंगे। मैं आपको बिल्कुल इजी एग्जाम्पल से स्टार्ट करूँगा और वीडियो के आखिर तक ऐसे सवालों को करने से पहले आपको फोर्स यानी वेक्टर के कौन से नियम लगाने हैं, ताकि आपको एग्जैक्ट ये मालूम पड़ जाए कि ये अप्लाई कैसे हुआ। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, पहले एक बिल्कुल इजी सवाल से कि अगर मैं एक्सेलरेशन चाहता हूँ। क्यों सर आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ मोशन इन अ प्लेन, और मोशन इन अ प्लेन के अंदर आपको एक्सेलरेशन भी पूछा जाएगा, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे मैं अगर एक ब्लॉक बना दूं और उस ब्लॉक का मास रख दूं m, तो मेरे बच्चे को अच्छे से मालूम है कि अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट जाएगा ऐसे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। तो मेरे बच्चों को फॉर्मूला भी मालूम है, F = ma। ये भी वेक्टर क्वांटिटी और ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इसको यहाँ पुश करेगा। अगर मैं बच्चों इसका डायरेक्शन चेंज कर दूँ कुछ यूँ, तो मेरे बच्चे को मालूम है कि ये इस तरफ जाएगा। लेकिन अगर आज के सवाल जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कुछ यूँ फोर्स आ गया यूँ, अब आप कहाँ ले जाएंगे इसको? क्या इफ़ेक्ट होगा इस फोर्स का? जो फोर्स है F1, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा? दूसरा एक छोटा सा एग्जांपल, ये बॉल है, ये हॉरिजॉन्टल पर रखी हुई है, इस पे लगने वाला फोर्स कुछ यूँ एक फोर्स, कुछ यूँ दूसरा फोर्स, कुछ यूँ तीसरा फोर्स। फाइनली बॉल को कहाँ जाना चाहिए? और MCQ में पूछ लिया क्या बॉल सरफेस से उठेगी, या ऐसे पूछ लेंगे कि बता दो 5 सेकंड के बाद क्या डिस्टेंस कवर करेगी। पहला ये। दूसरा पूछ लेंगे कि बता दो नेट फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर। थर्ड पूछ लेंगे बता दो एक्सीलरेशन कितना लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और एक्सीलरेशन, बच्चों ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इसलिए आपको नियम पता होने चाहिए। तो एक एक करके मैं जो इस टॉपिक का नाम है, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल्स, तो यानी कि वो सवाल मैं करवाने वाला हूँ जहाँ पर आपको कंपोनेंट्स करने के नियम बहुत ज़्यादा पता होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जैसे ऐसे जा रहा है, इससे पूछ लो कि आपने कितना एंगल बनाया। ये गिवन होगा बच्चों, ये गिवन होगा। तो आपने कहा ये थीटा डिग्री, मान लीजिए ये 60 डिग्री बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो रियल में आप इसको लिखोगे F1 cos 60। अगर F1 की वैल्यू 10 है, cos 60 की वैल्यू हाफ, तो अब जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 5 न्यूटन। और 5 न्यूटन का मतलब कि 5 न्यूटन, और अगर इसको भी मैं 5 kg मान के चलूँ तो F = ma। आप 5 यहाँ 5 यहाँ, एक्सीलरेशन आ गया 1 मीटर/सेकंड²। इस तरह से आप चीज़ों पर काम कर सकते हैं। एक मिनट, दोबारा फिर से शुरू करते हैं। अब सर ये तो हमें मालूम पड़ गया कि आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स चला रहा है। वर्टिकल फोर्स का रोल क्या है? अगर आप ऐसे फोर्स लगाओगे
तो आपसे पूछ लेंगे क्या ये ऑब्जेक्ट उठेगा सरफेस से कि नहीं उठेगा। तो मेरे बच्चों को ये भी पता है कि एक तरफ नीचे फोर्स लगने वाला वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका भी कोई डायरेक्शन है। इन दोनों में जो जीतेगा ऑब्जेक्ट उसी की तरफ जाएगा। मान लीजिए नीचे लग रहा है 50, ऊपर कितना है 5 रूट साइन थीटा, यानी 5 साइन 60। तो इसकी वैल्यू मिल गई 5 साइन 60। बेस कॉस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था आपको। तो अब इस वाले वीडियो में हम कर रहे हैं सवाल। 5 साइन 60 रूट 3/2 मतलब 5/2 रूट 3। ये वैल्यू 10-50 से ज़्यादा नहीं है। डेफिनेटली ऑब्जेक्ट सरफेस पर ही रहने वाला है। तो ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही मैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं उनको लेता हूँ। अब दूसरा कि सर ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, मैं इतने सारे वैल्यूज़ कैसे निकालूँ अलग अलग। बच्चों वहाँ पर आपके दिमाग में अगर क्लिक नहीं की चीज़ें तो टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो डेफिनेटली आपके संग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलो इसमें क्या करना है, कंपोनेंट्स उसी के करना है जिसके इंक्लाइंड फोर्स है। कहने को कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के भी हो सकते हैं। देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाएगा ये बॉल जाएगा कहाँ, तो बॉल या तो जाएगा एक्स एक्सिस में या जाएगा वाई एक्सिस में। इन दोनों एक्सिस में से एक एक्सिस में, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें अकेला जा सकता है मिंटू से, या तो इसमें या तो इसमें, ठीक है, या दोनों में। तो अब ये बता दो कि सर हॉरिजॉन्टल पे लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं। देखो आपको क्या करना है, ये एंगल पूछना है। उसने कहा ये एंगल है 60 डिग्री, या उसने ये देखा ही नहीं, आपको ये निकालना है। तो ये कहेंगे ये कितना है, उसने कहा ये 120 है। अब आप बता दो। तो आपको क्या करना है, ये एंगल पता करना है। एक लाइन पास करी, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। एक लाइन यहाँ से पास करी, ये कितना डिग्री है 60 डिग्री। लो दो कंपोनेंट, जहाँ से थीटा बेस बनाता है वो होता है कॉस, और जहाँ से बनता है अपोजिट वो होता है साइन। F2 बनने वाला एंगल 60 डिग्री, F2 कॉस 60। बहुत बढ़िया। दूसरा F2 साइन 60। तो ये बात तो पक्की है कि एक फोर्स लग रहा है ऊपर की साइड और एक फोर्स लग रहा है कुछ यूँ। इसकी वैल्यू है F2 कॉस 60 और इसकी है F2 साइन 60। बच्चों ऐसे ही उस तरफ वाले का F3 का कंपोनेंट करना है। फिर आप लिखोगे कि x एक्सिस में लगने वाले कंपोनेंट क्या है, y एक्सिस में लगने वाले कंपोनेंट क्या हैं, तब आप वैल्यू निकाल पाओगे। आप लिखोगे कि x एक्सिस में लगने वाले कंपोनेंट्स बता दो, y एक्सिस में जिस जगह फोर्स ज़्यादा होगा उस जगह हम जीत जाएंगे। तो ये वेक्टर में कितना इम्पोर्टेंट है कंपोनेंट्स को जानना, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं। ये वाला देखो, ये वाला, ये 60 तो ये भी 60 मान लो आप। तो ये F3 cos 60। आपको अगर यहाँ से दिक्कत आती है आप इसी से सीधे कंपोनेंट कर सकते हैं। ये cos 60, ये cos 60, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला है ऊपर वाला F3 sin 60। अब देखो एक और दो फोर्स अप डायरेक्शन में, नीचे mg डाउन डायरेक्शन में। यानी mg के अपोजिट कौन है सर, y के कंपोनेंट देखें तो कंपोनेंट करना हमको आ गए हैं। एक है F2 sin 60, ये रहा F2 sin 60। दूसरा है mg के अपोजिट F3 sin 60। और ये दोनों के दोनों बच्चों सेम डायरेक्शन में हैं, अपवर्ड। और ये कहाँ है, नीचे। क्योंकि मुझे पता है और मेरे बच्चों को मालूम है कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस को हम y में लिखेंगे और फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस को हम x में लिखेंगे। तो इस तरह से मोशन इन 2D में x एक्सिस और y एक्सिस अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो F3 ये रहा, F3 cos sin 60 इक्वल टू mg। आया कुछ समझ में। अब आते हैं कॉसेस। ये एक कॉस वाला,
ये यूँ जाता है, एक कॉस वाला ये है, ये यूँ जाता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और कुछ भी नहीं है। तो अगर ये वाला जीत गया तो बॉडी इस तरफ जाने वाली है, ये वाला जीत गया तो बॉडी इस तरफ जाने वाली है। इसलिए तो जब भी F इक्वल टू ma लिखा जाता है तो उसमें लिख देते हैं एक्सटर्नल, मतलब इसका बचा हुआ नेट जो बॉडी के बाहर वाला फोर्स है वो। इस पर भी कैप लगाइए, इस पर भी कैप लगाइए। एक्स कंपोनेंट के फोर्सेस लिखो, एक्स कंपोनेंट के लिखो F2 cos 60, फिर उस तरफ ये वाला फोर्स F2 cos 60 इस तरफ पॉजिटिव मान लिया तो उस तरफ नेगेटिव, तो F3 cos 60। फाइनली ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन। अगर कुछ बचता है तो इन दोनों को माइनस करने के बाद। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ जिससे आपको क्लियरली और अच्छे समझ में आ जाएगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट पे अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस लगते हैं तो हमें डिवाइड करना है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, और अगर एक ही फोर्स लगता है तो भी उसके कंपोनेंट करना आना चाहिए। देखो अगर अब क्या सर होगा, फोर्स मिल जाएगा, फोर्स मिलेगा तो F इक्वल टू ma एक्सीलरेशन मिल जाएगा। नेट फोर्स मिल गया एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, बहुत बढ़िया। दूसरा एक्सीलरेशन मिल जाएगा F इक्वल टू ma से, एक्सीलरेशन दोनों का मिल जाएगा, x का भी और y का भी। अगर a मिल गया, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, चाहे आप सेकंड इक्वेशन अगर टाइम गिवन है, नहीं है तो थर्ड इक्वेशन से। आ गया समझ में। एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। जो ज़्यादातर पुली वाले सवाल सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि मैंने लेवल बढ़ाने की बात कही, मैंने कहा कि मैं लेवल बढ़ाऊँगा। तो लेवल कैसे बढ़ेगा, देखो ये आपका एक सिंपल सा ट्रायंगल है, इस पर है ये ब्लॉक जिसका मास है m। इस ब्लॉक को उन्होंने ऐसे करके एक पुली से बांध दिया, उस पुली से दूसरा मास बांध दिया स्मॉल m। बोलते हैं कि कहाँ जाएगा ब्लॉक, यहाँ जाएगा या ये नीचे जाएगा या ये नीचे जाएगा। मेरे बच्चे को अच्छे से मालूम है, जिस जगह फोर्स ज़्यादा होगा उसी जगह मूव करेगा। अगर फोर्स यहाँ ज़्यादा है तो ब्लॉक नीचे जाएगा, अगर फोर्स यहाँ ज़्यादा है तो ब्लॉक यूँ जाएगा। सर यहाँ का फोर्स तो मैं जानता हूँ mg होता है, mg, पर ये बताइए ये वाले फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी। बच्चे ये इंक्लाइन फोर्स है और हम इसको वैल्यू निकालना है, तो देखो यहाँ पर ये थीटा दे देते हैं और बोल देते हैं इसके कंपोनेंट कर लो। अगर इस सरफेस को पहले उठाता नहीं मैं तो सरफेस कुछ यूँ रहा होगा, उस पर लगने वाला फोर्स है mg। अब इंक्लाइंड कर दिया तो इंक्लाइंड के होंगे 2 टुकड़े, लेकिन पहचानेंगे तो ये जो फोर्स है हमेशा डायरेक्शन की तरफ लगता है mg। मैं इसको सॉल्यूशन नहीं कराने वाला, मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ कंपोनेंट्स की इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ कि कंपोनेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे ही पहले कंपोनेंट करने के लिए सबसे पहले शर्त क्या होती है कि आपने एक फोर्स यूँ लगा रहे हो और एक फोर्स यूँ। अब बता दो सर F1 और F2 का कंपोनेंट कर दो। कुछ नहीं है, ये थीटा बन गया F1 का, तो ये पीछे पीछे ये चला जाएगा cos F1 cos थीटा, जिस जगह थीटा उस जगह बेस, उसके अपोजिट F1 sin थीटा। क्योंकि F2 को गौर से देखो, F2 तो पहले से ही हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल के संग डायरेक्शन क्या है उसका 90 डिग्री। तो अगर आप F2 के कंपोनेंट कर भी दो तो sin 90 मतलब 0। F2 का तो वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं, वो गिवन भी नहीं है, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के कंपोनेंट भी किए जा सकते हैं। तो इस तरह से आप इन दोनों फोर्सेस को प्लस करोगे। अब आपको एग्जैक्ट पता पड़ गया ना कि F2 के साथ F1 का कौन सा कंपोनेंट जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर ये कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, आपने कहा यहाँ थीटा, तो पहले मुझे एंगल मालूम करना है। अगर मैंने एंगल मालूम कर लिया तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। देखो ये 90, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, और ये सीधा फोर्स लग रहा है इसके जैसा, थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया तो ये फोर्स लग रहा है सीधा। ये कितना डिग्री है 90,
अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 60 डिग्री मान लूँ और ये 90 हो गया तो ये कितना हो गया 30, और ये कितना है बच्चे 90, तो ये कितना हो गया 60। दोबारा से ये 90 है, ठीक है, ये 60 है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया 90 + 60 150, 150 + 30 180, ठीक है सर। ये 30 कितना हो गया 180। तो ये वाला जो 90 डिग्री था, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ये वाला हिस्सा 30 हो गया तो ये वाला हिस्सा 60 हो गया। अब मैं इसको सीधे कहता हूँ, सीधे कह देते हैं क्या कि ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया थीटा। और मेरे बच्चे को मालूम है कि फोर्स जिस जगह थीटा बनाता है वो कॉस थीटा हो जाता है। फोर्स जिस जगह थीटा बनाता है उसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है। तो ये फोर्स जहाँ थीटा बना रहा है तो इसलिए mg cos थीटा इस तरफ आने वाला है, और इसका अपोजिट यानी ये पैरेलली कहूँ तो ये mg sin थीटा इस तरफ आने वाला है। जैसा वीडियो के शुरुआत में बताया था बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं। तो अब आप mg sin थीटा को इसके अपोजिट रख दीजिए, और लॉज ऑफ मोशन में इसके बारे में हम सीखेंगे कि फाइनली ऑब्जेक्ट जाएगा कहाँ। लेकिन अभी इम्पोर्टेंस इसकी सीख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की, इन सवालों में क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है। आया बच्चों समझ में? एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, ये कह देते हैं कि एक ब्लॉक है, क्योंकि मैंने ये एग्जांपल पिछले वीडियो में दिया हुआ था तो इसके बारे में बताना ज़रूरी है। बोल रहे हैं कि अब बता दो इस पे लगने वाले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस, और फाइनली इसमें जो एक्सीलरेशन है वो है 0। तो फोर्सेस इक्वल अपोजिट दोनों हैं, और इक्वल अपोजिट हैं और 0 भी है, मतलब दोनों का सम क्या है 0। तो देखते हैं इस पे लगने वाले फोर्स। एक लग गया हमेशा डाउनवर्ड mg, क्योंकि फोर्स क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी। ये कहते हैं कि सर ये रहा थीटा और ये भी रहा थीटा, अब बता दो। और ये कुछ दीवार से बंधा हुआ है, कुछ नहीं करना, आराम से कंपोनेंट करते हैं। पहले एक बनाएंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि ये भी क्या हो गया थीटा। ये रही टेंशन, टेंशन जहाँ से एंगल बनाएगी वो हो गया t cos थीटा। दोबारा से टेंशन यहाँ से एंगल बना रही है, टेंशन भी एक फोर्स है, जो एंगल बनता है वो cos थीटा हो जाता है। फोर्स का जो एंगल बनता है वो cos थीटा हो जाता है। F2 की बात नहीं है, F1 की बात है, इंक्लाइंड फोर्स है। यहाँ पर वही फोर्स है, थीटा बना cos थीटा, इसके अपोजिट sin थीटा, इसके अपोजिट बच्चों t sin थीटा। यहाँ पर आ जाओ, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये क्या हो गया t cos थीटा, क्योंकि ये भी एंगल बन रहा है। गौर से देखो, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये जो टेंशन है T2, ये रही T1, 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 तो T2 का cos थीटा वाला कंपोनेंट ये रहा और T2 का sin थीटा वाला कंपोनेंट ये रहा। बहुत छोटा छोटा हो गया बच्चों, आई होप आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसके सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट बनाऊं, सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट कहाँ बनाऊं, यहाँ बना देता हूँ, तो आप कहोगे क्या कि T2 cos थीटा माइनस T1 cos थीटा, आंसर फाइनली 0 आने वाला है। और अगर मैं y कंपोनेंट की बात करूं तो y कंपोनेंट ऊपर वाले y कंपोनेंट ऊपर वाले देखो गौर से, और ये नीचे रहा, ये रहे y कंपोनेंट, ये रहे y कंपोनेंट, कौन सा वाला T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा इक्वल टू mg। तो इस तरह से इसका वाला सवाल का कंपोनेंट करने आ गए। यहाँ का बेस लेके मैंने यहाँ का कंपोनेंट आपको करना सिखा दिया। तो अगले वीडियो में मैं रिजल्टेंट सिखाने वाला हूँ, और रिजल्टेंट का यूज़ कहाँ होगा, रिजल्टेंट का क्या दो फोर्सेस के बीच का आप फाइनल फोर्स बता सकते हो, उसे कहते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्टेंट पूछे जाते हैं, सवालों में रेशियो में पूछे जाते हैं। थैंक यू बच्चों।